ठीक है, देखो ये लेक्चर नंबर 1 है। टॉपिक का नाम है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम्म, क्या नाम है टॉपिक का? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस yes, डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे पता कैसे चलता है कि सिमेट्रिकल फॉर्म है? तो इसको पता करने के लिए सबसे पहली चीज क्वेश्चन को देखो। अगर क्वेश्चन के अंदर इक्वल का साइन है, क्या है? अगर क्वेश्चन के अंदर इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये देखिए यहां पर आपको इक्वल का साइन दिख रहा है ना? और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ऊपर dx है, नीचे वाई स्क्वायर है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और क्वेश्चन में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो समझ लेना ये सिंपल सिमेट्रिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? कैसे पता चला मुझे ये सिमेट्रिकल है? न्यूमरेटर इक्वल का डिनोमिनेटर। साइन लगा होगा और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वैरायटी। दूसरी चीज, फिर चेक करना डिनोमिनेटर में साइन कैसा है, क्या ये प्लस का साइन है या माइनस का साइन है? तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में कोई भी साइन नहीं है। एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लीकेशन में है वाई स्क्वेयर के साथ, एडिशन नहीं है, सब्सट्रैक्शन नहीं है। तो ध्यान रखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग। इस वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो ये तो समझ में आ गया सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल पता करने के बाद ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि डिनोमिनेटर में चेक करो इफ इट हैज साइन। क्या कोई साइन है डिनोमिनेटर में? तो भाई कोई साइन नहीं है। तो जब कोई साइन नहीं है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसको अपन बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग। मेथड ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं चलो उनको देखते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम रेशियो इक्वल करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन रेशियो है, ये सेकंड है, दिस इज थर्ड वन। तो स्टेप नंबर 1, अपन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे। 1 और 2 को अपन इक्वल करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? 1 और 3 को इक्वल करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे? 1 और 2 को इक्वल करेंगे। सेकेंड स्टेप में 1 और 3 को इक्वल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अपन करते हैं, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया? फर्स्ट एंड सेकेंड को अपन इक्वेट कर रहे हैं, यानी कि इक्वल कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है dx अपॉन वाई स्क्वेयर और सेकेंड टर्म क्या है? dy अपॉन एक्स स्क्वेयर। कोई डाउट इसमें? नहीं ना, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ओके, अब क्या करना? x को एक्स स्क्वेयर के साथ लिखो, y को वाई स्क्वेयर के साथ लिखिए। एक्स विथ एक्स स्क्वेयर, वाई विथ वाई स्क्वेयर। चलो देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वही मैं करूंगा। मैं एक्स को एक्स स्क्वेयर के साथ लिखूंगा, वाई को वाई स्क्वेयर के साथ लिखूंगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर लिया dx के साथ, क्लियर? वाई स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? dy के साथ। कैसे? कोई डाउट? नहीं। सिंपली इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से अपने को आता है। हम्म, इंटीग्रेशन क्या बोलता है फॉर्मूला? कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका x की पावर n का इंटीग्रेशन इज व्हाट? x की पावर n+1 अपॉन n+1। हम्म, ठीक है, सो वी हैव एक्स स्क्वेयर। सो पावर में 1 ऐड करो, सो इट विल बी 3, डिवाइड बाय सेम पावर, तो x³ by 3। ठीक हम्म, है, सिमिलरली वाई स्क्वेयर का क्या होगा? बस, y पावर में 1 ऐड करो तो y³ by 3। ठीक है, प्लस कांस्टेंट, हम कांस्टेंट लगाते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, कांस्टेंट लगा दिया। अब देखो 3 3 है तो मैंने यहां पर भी 3 लगाया, यहां पर भी 3 है, तो मैं कांस्टेंट के नीचे भी 3 लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने आप कांस्टेंट के नीचे 3 लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हम 3 3 कट कर देंगे। देखिए 3 3 मैंने काट दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? x³ = y³ प्लस कांस्टेंट। c1। x³ = y³ प्लस c1। हम्म, ठीक है, और अपने को निकालना है c1 की वैल्यू। तो c1 क्या होगा? x³ - y³। c1 क्या होगा? x³ - y³। हाँ, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। सिंपल राइट? तो अभी स्टेप नंबर 1 में हमने क्या सीखा? फर्स्ट को इक्वल करो किसके साथ? सेकंड सेकंड। के साथ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हम फर्स्ट को इक्वल करेंगे थर्ड पार्ट के साथ। फर्स्ट को इक्वल करेंगे थर्ड पार्ट के साथ। चलिए देखिए, फर्स्ट, ये फर्स्ट फंक्शन था और इसको किसके इक्वल कर रहा हूं मैं? थर्ड फंक्शन के इक्वल कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट को किसके इक्वल कर दिया? थर्ड के इक्वल कर दिया। अब उसके बाद जो भी कटेगा उसे काटेंगे। सो सी, y square will gets cancel out. Y square will gets cancel out. So what we can do, x square with x and y square with y dy, right? So just multiply, do the cross multiplications.
So we will have x square dx is equal to dz upon z square, dz upon z का Yes. square. Now simply integrate. What is the integration of x square? x square का integration क्या होगा? So it will be x cube by 3 ना. x square का integration क्या हुआ? x cube by 3. by 3. आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए 1 अपॉन जेड स्क्वायर के इंटीग्रेशन में, तो इसको मैं कर देता हूं 1 अपॉन जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन. नाउ द फॉर्मूला सेम है, तो अपन पहले क्या करते हैं, ये है 1 अपॉन जेड स्क्वायर डीजेड का इंटीग्रेशन. वी हैव डीजेड हियर. नाउ फर्स्ट स्टेप 1. So just put this value in the numerator. So it will be z की पावर -2 इंटीग्रेट ऑफ dz. ठीक है. Now add the powers. पावर में 1 ऐड करो तो -2 + 1 अपॉन डिवाइड बाय -2 + 1. पावर में 1 ऐड करो, सेम पावर से डिवाइड करो, तो ये मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिल गया z की पावर -1 अपॉन -1. सो मैं लिख सकता हूं -1 अपॉन z, -1 अपॉन z. एनी डाउट? इसमें कोई डाउट? सिंपल. Now just put the value of integration of 1 upon z square as -1 by z plus something constant. So c2 is the constant, right? c2 on the right hand side. So as we are interested in finding the value of c2, तो c2 को मैं क्या लिख सकता हूं? c2 को क्या लिख सकता हूं? x cube by 3 plus 1 by z. 1 by z is equal to c2. ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन खत्म. अपने को c1 c2 ही निकालना होता है इसमें. कोई दिक्कत इसमें? सिंपल, राइट? चलो एक बार जल्दी से रिकॉल करो. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट एंड सेकंड को पहले इक्वल करना है. ये है सेकंड. नेक्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट, आपका आंसर आएगा. ठीक है. मुझे कैसे पता चलेगा ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग का प्रॉब्लम है? जब इसमें इक्वल के साइन होंगे तीनों इसमें एंड डिवीजन में होंगे. डिवीजन में होंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे, प्लस डिनोमिनेटर में कोई साइन नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग. ठीक, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, ये लेक्चर नंबर 2 है. ठीक है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है. और यहां पर हम एक नया मेथड यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेट ऑफ मल्टीप्लायर. सेट ऑफ मल्टीप्लायर. अब ये मैंने बताया था कैसे पता चलता है. देखो सबसे पहले ये इक्वेशन देखो, क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है? तो यस. ठीक है, बिल्कुल सही. इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये सिमेट्री है. ठीक है. अब उसके बाद डिनोमिनेटर में साइन चेक करो. क्या डिनोमिनेटर में साइन है? यहाँ पर है. तो इसका मतलब हम इसको नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे जिसे बोलते हैं सेट ऑफ मल्टीप्लायर. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सेट ऑफ मल्टीप्लायर. ग्रुपिंग नहीं यूज करेंगे, ग्रुपिंग में साइन नहीं होता. ठीक है. तो सेट ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है इसको समझते हैं. बहुत सिंपल है ये. इसके भी जनरली 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. पहला स्टेप क्या है देखना ध्यान से. फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ये देखो. फर्स्ट स्टेप में इसको ऐसे समझ लेना. क्वेश्चन क्या है? dx अपॉन 3z माइनस 2 है. ठीक है आतिफ, क्या है क्वेश्चन? dx अपॉन 3z माइनस 4y. ये क्वेश्चन दिया हुआ. अब इसके अंदर कौन सा वेरिएबल मिसिंग है ये अपने को चेक करना है. इसके अंदर कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? तो dx है, x नहीं है. इसके अंदर x नहीं है तो x मिसिंग है. बराबर, क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई. इसके अंदर क्या मिसिंग है? इसके अंदर z. इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर देखो x है, y है, dy है, तो यहां पर y नहीं है ना? देखो x के साथ dx होना चाहिए था, y के साथ dy, z के साथ dz. तो यहां पर देखो dx अकेला है, सिंगल है, इसके साथ x नहीं है, सो x मिसिंग है. यहां पर देखो dy है, सो y इज मिसिंग. सिमिलरली यहां पर देखो dz है, so what is missing? z is missing. so see, z is missing. ठीक है, क्लियर हुआ? तो सबसे पहले क्या मिसिंग है उसको पता करो. तो ये पहला स्टेप हमारा अच्छे से क्लियर हो गया. अब स्टेप नंबर 2, हम स्टेप नंबर 2 पर आते हैं. स्टेप नंबर 2 में देखो इसमें से कौन सा नंबर मिसिंग है. जैसे 3 और 4 है, यहां पर 4 और 2 है, 4 and 2 है, यहां पर 2 और 3 है. तो इसमें से क्या मिसिंग है? 3 और 4 है, इसमें 2 मिसिंग है, 2 नहीं है. सही है ना? क्लियर हुआ? इसके अंदर 4 और 2 है, क्या मिसिंग है? 3 मिसिंग है. बिल्कुल सही, 3 मिसिंग. और उसके बाद यहां पर देखिए 2 and 3 है, क्या मिसिंग है? 4.
तो क्या मिसिंग है, पहले वेरिएबल और लास्ट में नंबर, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा अपने को। तो देखो मैंने लिखा है एक्स वाई जेड 2 3 4। हम्म। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं, चीजें क्लियर है। ओके, हाँ। गुड, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आतिफ साथ साथ लिखते रहना मेरे। हाँ, लिख ही रहा हूँ। हाँ ठीक, इसे प्लीज कंप्लीट करिए, फिर आगे चलते हैं। Done. Okay, good. Now next. So in the problem that we have seen, we have set x, y, z and the missing term 2, 3 and 4. ठीक है, हम्म। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका सेट बनाएंगे। क्या करेंगे, सेट बनाएंगे। सेट बना। चलिए बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। सो अभी क्या मिसिंग था हमारे पास x मिसिंग था, तो हाँ। हमने लिखा x और इसको मल्टीप्लाई कर दिया dx के साथ। यहाँ पर क्या मिसिंग था, y, तो मैंने y लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया dy के साथ। हम्म। यहाँ पर क्या था z, तो मैंने यहाँ पर z लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया dz के साथ, इक्वल टू c1 ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, सेट बना लिया। सेट बनाने के बाद सिंपली इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, then integration of y dy, integration of z dz. So see, so when you integrate x, क्या मिलेगा अपने को, x² 2, स्क्वायर। x²/2। when you integrate y, क्या मिलेगा, y²/2। हम्म। when you integrate z, क्या मिलेगा, z स्क्वायर। प्लस कांस्टेंट। ठीक है, सो 2c/2 मैं लिख सकता हूं। सो 2 सब जगह से काट दिया। सो मुझे क्या मिला, x² + y² + z² कांस्टेंट। इज इक्वल टू c1। हम्म। एनी डाउट? नहीं। सिंपल, क्लियर हो गया। ये आया c1, मुझे चाहिए c2। तो c2 कैसे निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। नाउ स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, विल मूव ऑन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3। नाउ सेट 2 में क्या क्या मिसिंग था हमारा, 2 2 3 मिसिंग था, 4। 3 मिसिंग था, 4 मिसिंग था। तो 2 को dx से मल्टीप्लाई किया, 3 को dy से मल्टीप्लाई किया, 4 को dz से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू c2 लिखा, इज इक्वल टू c2, राइट। अच्छा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कैसे करें, हो सकता है इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इश्यू आए, तो हाउ टू इंटीग्रेट। सो वी हैव 2 dx ना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। सो 2 इज टेकन एज कॉमन, 1 dx। सो 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, सो 2x। Similarly, we have integration of 3 dy. So 3 dy, just put 3 constants. So 1 dy is what? Y. So 3y, 3y. Similarly, integration of 4 dz. So we have 4z. So this is nothing but c2. This is c2. So we have 2x plus 3y plus 4z is equal to c2. हम्म। Any doubt? नहीं। आंसर आ गया, इतना ही करना। क्या टफ है ये? नहीं, टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी बस, अदरवाइज इजी। तो हमने 2 मेथड सीख लिए, हमारा सिमेट्री वाला क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म के बारे में, जिसका नाम है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, हम्म। ठीक है, ये नेक्स्ट वैरायटी थी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अभी जो हमने किया सिमेट्री, वहां से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मुझे कैसे पता चलता है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है? तो ये पता ऐसे चलता है, प्रॉब्लम में 2 इक्वेशन दिया रहता है, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसमें 2 इक्वेशंस गिवन होगा। ये देखो प्रॉब्लम गिवन, इसमें 2 इक्वेशन दी है आपने। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, dx/dt -2x - 4y = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, dy/dt +x माइनस ना 4y = 0। तो जब भी 2 इक्वेशन दिया हो तो समझ लेना ये लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन दी रहेगी। अब इसके स्टेप्स हैं, तो इसके भी 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे,
ये जो d बाई डी टी लिखा हुआ है, ये जो d बाई डी टी लिखा हुआ है, इसको मैं पुट करूंगा कैपिटल D। d बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल D। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, dx माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। 0। ये क्या बनेगा, dy प्लस x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो स्टेप नंबर 1 अभी जैसे हमने डिस्कस किया, स्टेप 1 में d बाई डी एक्स को अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल D, है ना। तो इक्वेशन क्या बन गया, dx माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट। नहीं। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन d बाई डी टी, इसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल D। सो dy प्लस x माइनस 4y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कोई डाउट है आपको, नहीं। एनी डाउट इन दिस इक्वेशन, नहीं ना। तो स्टेप नंबर 1 डन। तो स्टेप नंबर 1 का टारगेट क्या था, अपने को चेक करना ये क्वेश्चन किस वैरायटी का है। तो मुझे समझ में आ गया ये लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन है। व्हाई, बिकॉज टू इक्वेशंस आर गिवन। स्टेप नंबर 2 में हमने d बाई डी टी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल D से, और इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन A आ गया, इक्वेशन B आ गया। ये इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्टेप 1 के बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ये वाला इक्वेशन। इसमें आतिफ मैं x कॉमन ले सकता हूं, आई कैन टेक x कॉमन। सो अगर मैं x कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, d माइनस टू, b माइनस 2। d माइनस टू एक्स कॉमन माइनस 4y इक्वल टू 0। इसका नाम रखा है इक्वेशन 1। इसमें कोई डाउट। नहीं। स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट स्टेप, y कॉमन लेते हैं। चलो यहां से y कॉमन लेते हैं। सो इफ यू टेक y कॉमन, सो d माइनस 4 प्लस एक्स, d माइनस 4 y कॉमन प्लस x इक्वल टू 0। इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। नहीं। एनी डाउट इन दिस इक्वेशन, कॉन्सेप्ट की दो इक्वेशन आपके बन गए। अब हम लगाते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज कॉल्ड एज क्रेमर रूल। स्टेप नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है क्रेमर रूल। है बहुत इजी है। क्रेमर रूल होता क्या है इसको समझिए। क्रेमर रूल में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट लिखना है। मतलब एक्स के साथ क्या है, वाई के साथ क्या है, उसको इस ऑर्डर में लिखना होता है। आपने दो लाइन बना दी, ब्रैकेट्स बना दिए। इट्स नॉट लाइक ब्रैकेट, जस्ट राइट इनक्लोज बाउंड्री, मॉड वाला सिंबल है ये। कुछ इस तरह से लाइन बना दी। और एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, डी माइनस टू। ये देखो डी माइनस टू लिखा। फिर वाई का कोफिशिएंट क्या है आतिफ, माइनस 4। 4। माइनस 4। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहां पर कोफिशिएंट क्या है वाई का, डी माइनस 4। वाई का कोफिशिएंट क्या है, डी माइनस 4। कोई डाउट इसमें। नहीं। आई रिपीट, हम क्रेमर रूल लगा रहे हैं। क्रेमर रूल में क्या करना है, ऐसे लाइन बना करनी, और उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, डी माइनस, वाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 4। -4। फिर यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। वाई का कोफिशिएंट क्या है, डी माइनस 4। ठीक है, इंटू एक्स, बिकॉज हम यहाँ पर हम इस पे एक्स पहले निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स लिखा है। साइड क्या है, तो 0 लिख दिया, तो राइट पर एक्स लिखा है। क्लियर हुआ ये। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करो। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट टू राइट माइनस माइनस, राइट टू लेफ्ट, टू राइट माइनस, राइट टू लेफ्ट। देखिए इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करिए, d माइनस टू इंटू डी माइनस 4, माइनस का साइन लगाओ, 1 इंटू माइनस 4, 1 इंटू माइनस। ठीक है, चलिए अब इसको वापस से करते हैं। यहाँ पर देखना, मैं इसको सॉल्व करूंगा, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। d माइनस टू इंटू डी माइनस 4, सो d माइनस टू इंटू डी माइनस 4, माइनस का साइन, 1 इंटू माइनस 4, 1 इंटू माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, वी हैव x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। सो d इंटू डी दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4d। देन इसको सॉल्व करो, माइनस 2d प्लस 8, माइनस माइनस बिकम्स 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट आता है, नहीं। एनी डाउट इन दिस स्टेप, नहीं। ओके, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप पे करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं।
So d square d square minus 4d minus 2d. So minus 4d minus 2d is what? Minus 6d. 8 plus 4 कितना हुआ? 12. We have x equal to 0. क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक चीजें क्लियर। उसके बाद ये स्टेप नंबर 3 डन। इसका नाम रखा मेन इक्वेशन। दिस इज मेन इक्वेशन। मेन इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसका नाम है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको बोलते हैं एक्ससी। एक्ससी स्टेप 4, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्ससी। ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं? एक्ससी कैसे निकालते हैं? तो एक्ससी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आतिफ। ये जो तुमने निकाला ना डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 12, इसको सॉल्व कर लेना है। डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 12 इक्वल टू 0। ये कैलसी पे सॉल्व होता है डायरेक्ट। हाँ। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, ये है, ये कैलसी पे सॉल्व हो जाता है। डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 12। डी डी अभी यहाँ पर कैसे लूँ? डी स्क्वायर ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा कैलसी पे। अभी इसको मैं ऐसे ही करके दिखाता हूँ आतिफ, मैं इसको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ ये कैसे होगा। अदरवाइज कैलसी पे भी बता दूंगा कैसे होता है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 12। मैं एक नेक्स्ट पेज लूंगा। हाँ, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 12, यही क्वेश्चन था ना? हाँ, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 12, राइट, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको कंपेयर करूंगा मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है? -6, सी की वैल्यू क्या है? 12, सी की वैल्यू क्या है? 12। एक मेथड है, इसको बोलते हैं श्री धनाचार्य मेथड, दैट इज यूज्ड टू फाइंड रूट। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पता है आपको? हाँ, ये वही यूज किया मैंने। तो माइनस बी प्लस का 6 प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 4a इंटू सी, ए इंटू सी 1 इंटू 12, 1 इंटू 12 बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, -12। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा मैं। सो मुझे मिलेगा 6/2 दैट इज 3 प्लस माइनस रूट ऑफ, तो 36 माइनस 4a इंटू सी, ठीक है। तो 36 माइनस 48/2, 48/2 करो। 48 माइनस 36 दैट इज 12, 12। सो 12 का रूट है ये, 12 का रूट। सो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। सो रूट निकाल रहा है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 आएगा, 2√3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, अंदर बच रहा है 2√3/2। सही है हम्म। आतिफ? क्लियर हुआ ये? अब हाँ, उसके बाद क्या करना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो एक टर्म आ रहा है 3 प्लस √3। अब √3 है तो यहाँ पर आई लगता है, आयोटा बोलते हैं इसे। आयोटा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा। और दूसरा रूट हमारा क्या बन रहा है? 3 माइनस √3 आए, 3 माइनस √3। कोई हम्म, डाउट इस पर? नहीं। 3 माइनस √3 आए, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ व्हाट वी कैन डू, सी, यही हमने यहाँ पर निकाला। 3 प्लस √3 आए, 3 माइनस √3 है। इनकेस कैलसी से नहीं सॉल्व कर पा रहे तो ऐसे कर लेना, 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने, आते हैं एक्ससी निकालना, क्या निकालना? एक्ससी। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, अगर आई की वैल्यू पॉजिटिव है, आई की वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉस थीटा होती है। आयोटा पॉजिटिव है तो कॉस थीटा होती है। आयोटा नेगेटिव है तो साइन थीटा, आयोटा नेगेटिव है तो साइन थीटा, ठीक है। अगर कोई रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर को हम ई की पावर के फॉर्म में लिखते हैं, ई की पावर के फॉर्म में। ये 3 चीजें याद रखो, अभी जस्ट मैं बताता हूँ ये कैसे अप्लाई करेंगे। आई पॉजिटिव कॉस थीटा, हम्म, आई नेगेटिव साइन थीटा, आई नेगेटिव साइन थीटा। और अगर 3 लिखा हुआ है, 3, 3 एक रियल नंबर है तो इसको ई रेस टू द पावर समथिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ई रेस टू द पावर समथिंग रिप्रेजेंट करोगे। हम्म, चलो यहाँ पर देखो, बहुत अच्छे से
अब हम आते हैं एक्सी निकालना है। तो एक्सी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है मेन इक्वेशन वाले पार्ट। तो छोटा करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप एक यहाँ देख लो, ये देखो, यहाँ पर देखो, ये आयोटा दिया हुआ है ना, आयोटा, और आयोटा पॉजिटिव है यार, ये देखो, √3i, आई हम्म, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, कॉस थीटा, ये देखो कॉस थीटा, और प्लस रूट इंटू टी, बिकॉज बाई डी टी के फॉर्मेट में ये इक्वेशन गिवन है। हम्म, पार्ट अपन निकाल रहे हैं इसलिए C1 लिख रहे हैं। फिर से सुनो, आई है, आई का मतलब होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस √3, पॉजिटिव है ना, तो कॉस, यहाँ पर आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर क्या साइन। लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट टर्म में तो मैंने C1 लिखा, C1 कॉस, टी कैसे आया, टी कैसे आया, बिकॉज इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर इक्वेशन में डी बाई डी टी के फॉर्म में ये इक्वेशन गिवन थी, ये देखो डी बाई डी टी, हम्म, डी बाई डी टी, तो ये यहाँ पे आया, अगर एक्स होता तो वहां पर एक्स लिखते, सो टी टी, अब अपने को लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल की पावर, तो ई की पावर 3, ई की पावर, तो कोई डाउट, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये, बहुत अच्छी बात, तो ये हो गया। तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक्स सी निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला एक्स सी, अब मैं निकालूंगा एक्सपी, एक्सपी मतलब होता है पर्टिकुलर फंक्शन, या पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं, एक्सपी पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये क्या होता है, ये होता है राइट हैंड साइड, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी, 0, हम्म, क्रेमर रूल में देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर राइट साइड की वैल्यू क्या है, जीरो। 0, तो इसका एक्सपी 0 होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू शो करता है एक्सपी, एक अंदर सॉल्व किया, ये क्या आया, एक्ससी, हम्म, एक्ससी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट हैंड वाला साइड दैट इज एक्सपी पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसकी वैल्यू देखो 0 है, इसकी वैल्यू आपकी 0 है ना, एक्ससी, एक्ससी की वैल्यू 0, तो हमने देखो एक्ससी लिखा है, ये सिंपल एक्ससी लिख दिया, हम्म, इसमें कोई डाउट नहीं। नहीं। हमारा 90% क्वेश्चन, ये लास्ट स्टेप है, इसका नाम है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, हम इक्वेशन ए, जो हमने इक्वेशन ए लिखी थी ना, ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद हो, दिस इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर ए, ये वाला एक था, -2y -4y = 6, हम्म, ठीक है। मैं x की वैल्यू निकाल चुका हूँ, अभी जैसे हमने x की वैल्यू निकाली है, x इज इक्वल टू लिखा ना, एक्स सी जिसे हम बोलते हैं, वो वैल्यू x की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ पर पुट करूंगा, इस इक्वेशन में, हम्म, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, अभी जो एक्स सी निकाला है ना, उसको यहाँ पर पुट करो, बिकॉज यहाँ पर x है ना, तो d के साथ x है, देखो मैं यहाँ पर वही वैल्यू पुट करने वाला हूँ, d के साथ x, ये दिस इज स्टेप नंबर 5। सो राइट इक्वेशन ए, इक्वेशन ए लिखा हमने, दिस इज इक्वेशन ए, हम्म, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन ए के अंदर हमने वैल्यू, और हमने क्या करना, y की वैल्यू निकाली यहाँ से, ये देखो, तो ये इक्वेशन था dx - 2x - 4y = 0, ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दैट वी हैव। यहाँ से आते हमने सबसे पहले निकाला y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी, मैं लिख सकता हूँ y = dx - 2x, +4 आ जाएगा। ठीक है। अब x की वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम द अबव टर्म, x की वैल्यू हमने ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये x की वैल्यू, ठीक है, ये x की वैल्यू आते फंक्शन, हम्म, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, ये d है, d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट, तो सिर्फ इसको डिफरेंशिएट किया है मैंने, और ये हमारा आंसर आ गया। इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर d का टर्म नहीं है, तो सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, चलिए देखिए इसे, यहाँ पर देखो, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx ऑफ cos x, तो कॉस का, यहाँ पर देखिए, समझ इस पे देखना है, यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए ना, e⁻³ को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये देखो मल्टीप्लाई कर लिया इस सबके साथ। नाउ दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, और ये सेकंड फंक्शन है, तो यू भी रूल,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर? वही क्या यूवी रूल लगाया यहाँ पर। सिमिलरली यूवी रूल यहाँ पर भी लगाया है। देखो ये साइन 3t एक फंक्शन है, e की पावर 3t सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। बस ये क्लिक किया है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ।